हेलो डियर्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है। मतलब कि न्यूटन का जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है या यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो क्या होता है कि जब न्यूटन अपने गार्डन में एप्पल की ट्री के नीचे बैठा था और ये सोच रहा था कि जो प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड कैसे घूम रहे हैं, ऐसी कौन सी फोर्स हैं जो सन के अराउंड उसे प्लैनेट्स को घुमा रही हैं। तो यहाँ पर जब ये एप्पल की ट्री के नीचे बैठा था तो इसके सामने एक एप्पल नीचे गिरता है। जब एप्पल नीचे गिरता है तो ये सोचता है कि ये एप्पल नीचे क्यों गिरा है। ये एक कहानी है, ठीक है। एप्पल नीचे क्यों गिरा है, हम देखें जब कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे गिरती है तो हम कोई भी मतलब कि ऐसा गौर विचार नहीं करते, ठीक है। लेकिन न्यूटन वो पहला आदमी था जिसने सवाल किया कि एप्पल जो है वो नीचे क्यों गिरा, ठीक है। इससे पहले भी कई एप्पल गिर चुके हैं लेकिन किसी ने सवाल नहीं किया, सिर्फ न्यूटन ने सवाल किया कि एप्पल नीचे क्यों गिरा। और इसने खोज भी दिखाया कि एप्पल नीचे क्यों गिरा, ठीक है। तो यहाँ पर इसे एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट याद आता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है कि एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी विद ए फोर्स। मतलब कि हर बॉडी इस कायनात में हर बॉडी क्या करती हैं, एक दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ एक फोर्स की वजह से या फोर्स के ज़रिए क्या करती हैं। एक बॉडी जो है वो दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती हैं एक फोर्स की वजह से या फोर्स से, उसे कहते हैं हम अट्रैक्शन वाली फोर्सेस, ठीक है। तो यहाँ पर हम दो बॉडीज़ लेते हैं, ठीक है। इन द यूनिवर्स यहाँ पर कह गया है कि एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स, इस कायनात में कोई भी बॉडी है वो दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती हैं विथ ए फोर्स, ठीक है। एक फोर्स से क्या करती है, अट्रैक्ट करती हैं। तो यहाँ पर हमने ये बॉडी ली है M1, ये M1 क्या करेगी, M2 को अट्रैक्ट करेगी विथ ए फोर्स, ओके। और यहाँ पर जो M2 बॉडी है वो भी क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी M1 बॉडी को विथ ए फोर्स, ओके। यहाँ पर जो फोर्सेस हैं, अब आती हैं स्टेटमेंट, किसकी स्टेटमेंट, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की स्टेटमेंट आती है। स्टेटमेंट में हमें कहा गया है कि विच फोर्स, जिस फोर्स से दो बॉडीज़ एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं वो फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू देयर प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। ये जो दो बॉडीज़ हैं, इन दोनों बॉडीज़ का जो मास है उन दोनों की ज़रबपत मीन्स की प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। ये जो फोर्सेस हैं ये क्या हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, ओके। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, यानी ये जो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस हैं इन दोनों बॉडीज़ का उनके स्क्वायर के इन्वर्स प्रोपोर्शनल है। इन्वर्स मतलब कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्स लॉ ऑफ स्क्वायर, ठीक है, लग रहा है यहाँ पर। तो ये बन गया हमारा फार्मूला टू कैलकुलेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द टू बॉडीज़, ठीक है। यहाँ पर जो दो बॉडीज़ एक दूसरे को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से खींच रहे हैं, तो यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बराबर होगी F इक्वल जी। जी मीन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। मतलब कि जब हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, यानी कि मिलाएंगे, कंबाइन करेंगे, ऐड नहीं कंबाइन करेंगे, ठीक है। जब हम कंबाइन करेंगे इन दो फोर्सेस को तो देखें कि प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाना पड़ेगा। प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं। तो यहाँ पर G इज़ द कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। ये एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू है एंड न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर इज़ द यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ओके। तो ये मतलब कि था फार्मूला टू कैलकुलेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ देयर टू बॉडीज़, ठीक है। तो इस यूनिवर्स में जो भी बॉडीज़ हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं विथ दिस फोर्स, इस फोर्स की वजह से, इस फोर्स से क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। मतलब कि आपके सामने मोबाइल है या आपके सामने बुक हैं, वो बुक जो है वो आपको अट्रैक्ट कर रहा है और आप जो है बुक को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी कम है कि हमें महसूस फील नहीं होती, ठीक है। तो ये भी बात आपको याद रखनी होगी कि फोर्स कहाँ पर लग रही है, हमें तो मालूम ही नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसी ही फोर्स की वजह से ही जो प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड या धरती के अराउंड, जो प्लैनेट हमारा मून जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। तो अब मून जो है, हाउ मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, अब अर्थ के अराउंड मून कैसे रिवॉल्व करता है। देखिए यहाँ पर ये अर्थ है और ये मून आ गया, ठीक है। तो अब देखिए कि ये है मून का ऑर्बिट, ऑर्बिट ऑफ मून अराउंड द अर्थ, ये अर्थ का ऑर्बिट है, सॉरी अर्थ का नहीं लेकिन मून का ऑर्बिट है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें कि
अर्थ जो है वो मून को अपनी तरफ खींचता है। क्या करता है? द ग्रेविटेशनल पुल पुल्स द मून इनवर्ड। ठीक है, यहाँ पर ग्रेविटेशनल पुल जो है मून को इनवर्ड खींच रहा है और मून जो है वो आउटवर्ड जाना चाह रहा है, मतलब कि फॉरवर्ड। तो यहाँ पर इनवर्ड और फॉरवर्ड की जो फोर्स है वो बैलेंस होगी। क्या होगी? वो बैलेंस होगी। तो यहाँ पर देखिए, बैलेंस बिटवीन टू मेक्स मून मूव इन सर्कुलर। ये जो बैलेंस बन रहा है इन दोनों फोर्सेस का, तो ये क्या करती हैं? बॉडी को सर्कुलर या इलिप्टिकल पाथ में मूव कराती हैं अराउंड द अर्थ। तो इस इलिप्टिकल पाथ को हम क्या कहते हैं? ऑर्बिट ऑफ मून अराउंड द अर्थ। तो इसी ही वजह से मून जो है वो अर्थ के चौधारी घूम रहा है, मतलब कि घूम रहा है, चक्कर लगा रहा है। और इसी ही फोर्स की वजह से अर्थ जो है, अर्थ मीन्स कि ये जो धरती हमारी है ये सन का चक्कर लगा रही हैं, और इसी ही वजह से ये जो मून है हमारा, ये धरती का चक्कर लगा रहा है। मतलब कि ग्रेविटेशनल पुल जो है मून को अपनी तरफ खींचता है, और जो मून जो है वो अपने आप को फॉरवर्ड खींचता है, मतलब कि फॉरवर्ड जाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर जो एक बैलेंस क्रिएट होता है, और वो जो बैलेंस है वो इस मून को सर्कुलर पाथ या एलिप्टिकल पाथ में मूव कराता है। उस एलिप्टिकल पाथ को हम क्या कहते हैं? ऑर्बिट ऑफ द मून या ऑर्बिट ऑफ द अर्थ। अगर अर्थ जो है वो सन के अराउंड घूम रही है तो हम कहेंगे ऑर्बिट ऑफ द अर्थ। ओके, सो आई होप आर यू अंडरस्टैंडिंग हाउ मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ या हाउ अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन। ओके, सो अब हम बात करते हैं एक न्यूमेरिकल की। न्यूमेरिकल से पहले हम कुछ की पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के। तो सबसे पहली पॉइंट है, इट इज़ ऑलवेज प्रेजेंट बिटवीन एवरी टू ऑब्जेक्ट्स बिकॉज ऑफ देयर मासेस। मतलब ये जो है हमेशा दो बॉडीज़ की वजह से ही होगा। मतलब कि ये जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये दो बॉडीज़ के मासेस की वजह से होगा। मतलब कि दो बॉडीज़ होंगी, उनका मास, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ लिया था कि फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। तो मास की वजह से ही होगा। ठीक है, और इट इज़ एग्जिस्ट एनीवेयर या एवरीवेयर इन द यूनिवर्स। ये यूनिवर्स में हर जगह पर लगता है। यूनिवर्स में चाहे वो धरती के अंदर हो या धरती के बाहर हो, मून पे हो या किसी भी प्लेनेट पे हो, इस यूनिवर्स पे लगता है ये कानून। तभी तो हम कहते हैं इसे द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, तो ये जो है कायनात में किसी भी दो बॉडीज़ पर लग सकता है। वो कायनात में जो दो बॉडीज़ हैं वो कहीं पर भी हो, यूनिवर्स में कहीं पर भी हो। और इट फॉर्म एन एक्शन रिएक्शन पेयर। अब एक बॉडी जो है वो दूसरे पे क्या करती है? फोर्स लगाती है, और दूसरी बॉडी जो है वो पहले वाली बॉडी पर फोर्स लगाती है। यहाँ पर एक्शन एंड रिएक्शन मतलब कि न्यूटन्स थर्ड लॉ भी अप्लाई हो रहा है। न्यूटन्स का जो थर्ड लॉ है वो भी यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। उसके बाद नंबर 4 है, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। ये दो मीडियम, मतलब कि दो ऑब्जेक्ट हैं उनके दरमियान में फोर्स लगती हैं। ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती हैं ये दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में फोर्स लगती हैं, लेकिन यहाँ पर ये मीडियम के इंडिपेंडेंट, ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। मीडियम भले कैसा भी हो, वाटर हो, भले एयर हो, भले वैक्यूम हो, कैसा भी मीडियम हो, ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करती, ऑब्जेक्ट्स के मासेस पे डिपेंड करती हैं एंड देयर स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस पे डिपेंड करती हैं, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। ओके, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर प्रोडक्ट ऑफ देयर मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्योंकि ये मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो मास जितना ज़्यादा होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो उतनी ही ज़्यादा होगी। और इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके दरमियान में जो फोर्स लग रही हैं उनका जो सेंटर से डिस्टेंस होगा उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब कि जितना डिस्टेंस बढ़ाएंगे उतनी ही फोर्स क्या होगी? कम होती जाएगी। तो ये डिपेंड करती हैं दो फैक्टर्स पे, मासेस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स एंड डिस्टेंस बिटवीन देयर ऑब्जेक्ट्स। ओके, डिस्टेंस और मास पे डिपेंड करती हैं। अगर मास बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो बढ़ेगी। अगर डिस्टेंस बढ़ाएंगे दोनों के दरमियान में तो फोर्स क्या होगी? वीक होती जाएगी। ठीक है, और हैंस इट फॉलो द इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो यहाँ पर देखें कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं टू देयर स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, यानी इनवर्स स्क्वायर लॉ को भी ओबे करता है। ये जो लॉ है ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है। और इसमें जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसको हम
कैवेंडिश ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी कहते हैं। तो अगर एमसीक्यूज़ में आपको आ जाए कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को हम और क्या कहते हैं तो आप क्या लिखेंगे, तो वहाँ पर आपको कैवेंडिश ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी लिखा होगा, वो भी करेक्ट है। ठीक है, तो इसे हम इसी नाम से भी जानते हैं, कैवेंडिश ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के नाम से। ओके, आगे बात करते हैं हम एक न्यूमेरिकल की प्रॉब्लम की। तो न्यूमेरिकल में हमें कहा गया है डिटरमाइन द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को मतलब कि फाइंड करें। टू स्फेरिकल बॉडीज़ हैं ऑफ द मास 500 kg एंड 800 kg। एक 500 किलोग्राम की बॉडी है और एक 800 किलोग्राम की बॉडी है। डिस्टेंस बिटवीन दियर सेंटर्स इज़ 2 मीटर। उन दोनों के दरमियान में सेंटर्स का जो फासला है वो 2 मीटर हैं। तो यहाँ पर हम देखिए कि हमें m1 मास मिल गया है, m2 भी मास मिल गया है और रेडियस मीन्स कि r सेंटर्स जो है वो भी हमें मिल गया है, डिस्टेंस 2 मीटर। ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तो कांस्टेंट है एनीवेयर एवरीवेयर। ओके, बॉडी भले कैसी भी हो। ठीक है, तो हम इस फार्मूले में वैल्यूज़ को पुट करेंगे। जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कितना है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ओके, इसमें हम वैल्यू को पुट करेंगे तो देखेंगे m1 500 और m2 800 हो गया और उसके बाद अपान में 2 का स्क्वायर मीन्स कि r का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 500 और मल्टीप्लाई बाय 800 करेंगे तो ये हो जाएगा 400 के अपान 2 का स्क्वायर 4 बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 4 से कट जाएगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, सॉरी 4 को बाद में काटेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, ये जो 4 के मतलब 400 के लिखा हुआ है तो इसको जब हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो साइंटिफिक नोटेशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 0 हैं तो 10⁻5 आ जाएगा और ये 4 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो जब ये 4 से कैंसिल हो जाएगा तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, आंसर ये आएगा। ठीक है, देखेंगे ये 4 से कैंसिल हो गया, 1 4 4 एंड 1 4 4, यहाँ पर बचा 10⁻5 और यहाँ पर 10⁻11 है। तो जब 11 माइनस का 11 है और उसमें से प्लस का 5 चला जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का 6 बचेगा। ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज टू बॉडीज़ इज़ 6.67 इंटू 10⁻6। ठीक है, मतलब कि -6 बहुत कम है। -6 मतलब कि ये जो पॉइंट है ये 6 टाइम इधर जाएगी, तो मतलब कि बहुत ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा कम है। 500 किलोग्राम की बॉडी पर इतनी कम फोर्स लग रही है तो देखिए आपका मास क्या होगा, आपका मास 50 kg होगा या 30 या 40 kg होगा। तो इस हिसाब से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी वीक है कि हमें फील नहीं होता। ठीक है, फील नहीं होता, इसलिए हम बात करते हैं कि ये फोर्सेस जो हैं इस यूनिवर्स में लग रही है, हर दो बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। तभी हम कहते हैं कि यूनिवर्स में हर बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है लेकिन हमें मालूम नहीं पड़ता।